मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। उस समय मैं 15 साल की थी। नई माँ का नाम रीना था। लोग कहते थे वह सुंदर और सलीकेदार है, लेकिन मुझे उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनावटी लगती थी। रीना अपने साथ एक बेटा लाई थी, सुधीर। उम्र 10 साल। मुझे लगा था कि शायद भाई जैसा रिश्ता बनेगा, पर जल्द ही समझ आ गया कि वह मुझसे अलग था। घर की हर चीज़ पर उसका हक सबसे पहले होता। पापा उसके लिए खिलौने, नए जूते और मोबाइल लाते और मेरे हिस्से में बचता, तुम बड़ी हो, समझदारी दिखाओ। मैंने कई बार पापा से कहा, आपको लगता है मैं आपकी नहीं हूँ। बस वह थककर कहते, रीना को एडजस्ट करना है, थोड़ा सब्र रख। लेकिन सब्र की भी हद होती है। 17 साल की उम्र में एक दिन जब रीना ने मेरी किताबें खिड़की से बाहर फेंक दी क्योंकि उसमें किसी लड़के की लिखी पंक्ति मिली थी, तो मैंने घर छोड़ दिया। मैं ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गई। वहां शुरू हुआ संघर्ष। पहले होटल में बर्तन धोने का काम, फिर एक टेलरिंग शॉप पर इंटर्न, और धीरे धीरे मेहनत से मैंने अपना रास्ता बना लिया। कपड़ों की डिजाइनिंग में दिलचस्पी थी तो वहीं से आगे बढ़ी। 20 साल गुजर गए। मैंने अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोल ली। कुछ कारीगर काम करते थे। जिंदगी स्थिर थी, लेकिन दिल में एक कोना हमेशा खाली रहा। घर का। एक सुबह फोन आया, पापा का देहांत हो गया था। मैं जैसे जड़ हो गई। भीगे मन से लखनऊ लौटी। पुराना घर देखा, बड़ा दरवाजा अब जर्जर हो चुका था। अंदर कदम रखते ही हवा भारी लगी। मोहल्ले वालों से पता चला, पापा के बाद रीना और सुधीर की हालत बुरी हो गई। सुधीर ने बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लिया था। साझेदार ने धोखा दिया, सब पैसा डूब गया। साहूकार रोज धमकी देते आते। रीना लोगों के सामने हाथ जोड़ती, पर कोई सुनता नहीं। मैं घर के आंगन में पहुंची। रीना वहीं थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरे की चमक गायब, आंखें सूजी हुई। वही रीना जिसने कभी मुझे तिरस्कृत नज़रों से देखा था, अब टूटी हुई और अकेली खड़ी थी। साहूकार चिल्ला रहे थे, पैसे दो वरना ये घर बेच देंगे। मैंने भीड़ में कदम रखा। रुकिए, ये घर बिकेगा नहीं, कर्ज मैं चुकाऊंगी। सबके चेहरे पलट गए। रीना की आंखों में अविश्वास और कांपते होठ थे। रात को हम चूल्हे पर चाय के सामने बैठे थे। रीना बोली, तुम्हें शायद याद हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं चाहती थी कि सुधीर आगे बढ़े। सोचा था तुम बड़ी हो, संभाल लोगी, लेकिन वही बेटा मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया। अब मैं अकेली रह गई हूँ। मैंने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर बोली, रीना जी, अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन हम दोनों के पास आज है। आज से अगर आप मुझे बेटी माने तो मैं आपको माँ मानने की कोशिश करूँगी। उनकी आंखों से आंसू ढलके उन्होंने धीरे से मेरी हथेली थामी। माँ तो मैं पहले ही नहीं बन पाई, शायद अब दोस्त बन जाऊँ। अगली सुबह मैं उन्हें लेकर बैंक गई। कर्ज की फाइलों की समीक्षा करवाई। साहूकार की धमकियों की शिकायत दर्ज कराई। मैंने अपने बिजनेस से कुछ पैसे डाले और बाकी किस्तों का हिसाब बनाया। सुधीर भी आया, कांपता हुआ। उसने कहा, दीदी, मैंने बहुत गलती की, पर अब मैं भागना नहीं चाहता। मैंने उसकी तरफ देखा और सख्ती से कहा, अगर सुधरना है तो ईमानदारी से काम करना होगा, वरना कोई रिश्ता नहीं बचेगा। वह चुपचाप सिर झुकाकर राजी हो गया। शाम को रीना ने पहली बार मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया। सादा दाल और चपाती परोसते हुए बोली, अगर चाहो तो मुझे रीना कह सकती हो। माँ कहलाने का हक शायद खो चुकी हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, नाम से नहीं, काम से रिश्ता बदलता है। देखेंगे आगे क्या होता है। आंगन में नीम का पेड़ झूम रहा था। बहुत साल बाद घर में चूल्हे की महक आई थी। उस रात मैंने पापा की तस्वीर के सामने दीपक रखा। धीरे से कहा, आपका घर टूटा था, पर मैं उसे जोड़ने आई हूँ। शायद देर से, पर इस बार पूरा करके जाऊंगी। धीरे धीरे भीतर का बोझ हल्का होता गया।
मुझे एहसास हुआ नफ़रत से ज़्यादा भारी बोझ माफ़ी न देने का होता है। ये ज़िंदगी है, कब किस मोड़ पर आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए आज को संवारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वही रहने का निर्णय लिया, न अतीत भूलने के लिए बल्कि उसे सुधारने के लिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।